Hello guys, welcome back to my channel Parmar PCS and this is our another video on series called Preparation through Syllabus। तो आज हम इसमें इकोनॉमी का एक और टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है नीति आयोग। इसके रोल क्या हैं और ये क्यों बना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वगैरह वगैरह हम सब देखेंगे डिटेल में। और मेरा जो ये मेन मोटिव है इस सीरीज़ को लाने का वो यही है, जो टॉपिक जो छोटे छोटे होते हैं जो लास्ट में रह जाते हैं स्टूडेंट से, मैं उनको इस सीरीज़ में कवर करा पाऊँ। 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में आप अपने टॉपिक को कवर कर सको और एग्ज़ाम में आए तो आप उनका आंसर दे सको ईजीली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ये कराऊंगी, कैसे 5 ईयर प्लान इंडिया में आए और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता था, क्या उन्होंने अचीव करा, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। 5 ईयर प्लान से आपने भी देखा होगा क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जब ये एक टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, इनसे रिलेटेड मैं एक PYQ लेके आऊँगी जिसमें हम सारी एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक से रिलेटेड सारे PYQ कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। रट लेना, बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लेखपाल में पूछी गई थी और इसको आप लोअर PCS का जो एग्ज़ाम है वो नो डाउट लेखपाल से कहीं ऊपर है। क्वेश्चन जो हैं वो लेवल अप होके आएंगे, लेकिन हम बेसिक को नहीं भूलेंगे, ये हमें पता ही होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था? डेट इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेट मैं करा रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो पक्का रट लेना आप। जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को ये बना था। किसको रिप्लेस करके बना था? तो ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। प्लानिंग कमीशन कब बना था? ये बना था 15 मार्च 1950 को। और ये कब तक चला? जनवरी 2015 तक चला, क्योंकि मतलब दिसंबर तक चला और दिसंबर 2014 तक चला, और क्योंकि जनवरी 1 को अपना नीति आयोग बन गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो अपना डिफरेंस है वो है सेंट्रलाइज प्लानिंग का और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अब इनका मतलब समझते हैं। अब देखो, जब प्लानिंग कमीशन बना तो जो डिसीजन थे, जो प्लानिंग करी जाती थी पूरे इंडिया लेवल पे, वो डिसीजन कौन लेता था? सेंटर लेता था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, सेंटर, ठीक है। इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहा गया। लेकिन नीति आयोग, अब फॉर एग्जांपल आप ये मानो एक स्कूल है, एग्जांपल के तौर पे मानो एक स्कूल है, ठीक है। उसमें कोई भी डिसीजन है वो प्रिंसिपल ले रहा है, वहाँ का कौन ले रहा है? प्रिंसिपल। वही बता रहा है कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, आज स्कूल में क्या होगा, सब कुछ वही बताया जा रहा है। टीचर्स और स्टूडेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, ठीक है। जहाँ पे एक इंसान या एक बॉडी या एक इंस्टीट्यूशन पूरी प्लानिंग कर रहा है, पूरे ओवरऑल एक टेरिटरी की, ठीक है। इस केस में क्या है? एक कंट्री की, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नीति आयोग जैसे ही आया, इसकी जो प्लानिंग है वो चेंज होगी। वो किस में बदल गई? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। अब इसी एग्जाम्पल को दोबारा से समझिए। अब मान लो इस स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल अकेले डिसीजन ना लेके सारे टीचर्स की एक मीटिंग बिठाए, साथ में मीटिंग करें और जो स्कूल के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा करेगा वैसी पॉलिसी बनाएं, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ताकि आपस में मिल के डिसीजन लिया जा सके। इसको एक कंट्री पे लगाओगे आई एम सॉरी, अगर इस कंसेप्ट को एक कंट्री पर लगा के देखोगे तो क्या होगा? जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई फैसला लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है पूरी इंडिया के लिए, तो उसको बोला गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। अब देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच। अब इसमें क्या होता है? सेम एग्जाम्पल लेके देखिए आप कि ऊपर से डिसीजन आए और नीचे वालों को मानना ही पड़े वो डिसीजन। अब वो पॉलिसी उनके लिए बेकार है, सही है, डजेंट मैटर, पर वो माननी ही पड़ेगी क्योंकि सेंटर ने उसका फैसला ले लिया है, ठीक है। तो सेंटर में कोई बैठी बॉडी, यहाँ पे आप गवर्नमेंट लगा सकते हैं, कोई फैसला ले, कोई पॉलिसी बनाए और वो नीचे तक, यानी कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो उनको माननी पड़े। तो ये अप्रोच क्या कहलाती थी? टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन जब नीति आयोग बना तो इसने इस अप्रोच को चेंज किया, इसने करी बॉटम अप अप्रोच। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? अब स्टेट्स और लोकल लेवल पर जो उनकी नीड है
वो पहले सामने रखी गई, उनके सजेशन माने गए, उनके बेसिस पर जो पॉलिसीज़ अच्छी लगी, जो सही लगी, जो सबके लिए इक्वल थी, अच्छी थी, वो अपनाई गई। इसको बोला गया बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं प्री लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखते हैं अब इसका क्या मतलब है। अब देखो, आपको पता है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं इंडिया में वो कब आए थे? 1991 में। तो उससे पहले जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था कंट्री में, तो जो प्लानिंग कमीशन था वो कैसी अप्रोच रखता था? अब यहाँ पे सेम था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो ज़्यादा था। ठीक है, इसलिए एक डिटेल्ड सेंट्रल प्लानिंग की ज़रूरत मानी जाती थी उस टाइम पे। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन ने सिचुएशन चेंज कर दी। अब 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और कंपटीशन बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आया जिसमें हमें फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ चाहिए थी, नए इनोवेशन की ज़रूरत थी। इसलिए नीति आयोग का जो मॉडल था वो ज़्यादा सूटेबल लगा। तो इसलिए ये भी हम यहाँ पे समझ गए। ठीक है, ये आई होप आपको ये पूरी जो टेबल है वो आपको समझ आई हो। आप एक बार और इस वीडियो को सुन सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना, कंसेप्ट आप समझ लोगे ना जिस दिन, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आ जाए आप उसका आंसर निकाल दोगे। अब देखते हैं ये जो नीति आयोग है वो एक एज ए बॉडी वो काम कैसे करती है। तो देखो, इसमें क्या होता है, चेयरपर्सन होते हैं। सबसे पहले तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। ठीक है, कभी ऑप्शन में आ जाए सीएम होगा, रोटेट करके एज ए रोटेशन में, कि कभी कोई स्टेट का सीएम बन गया, ऐसे करके स्टेटमेंट फॉर्म होगी। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती है। हमेशा याद रखना, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और अभी अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, मोदी जी। तो आप ये याद रखना। उसके नीचे क्या होती है, एक गवर्निंग काउंसिल होती है। अब इसमें कौन कौन होता है, इसका मेंबर कौन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेटिव्स। जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे मेंबर सीएम होंगे, और जिसमें नहीं है वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, एलजीज। ठीक है, ऐसे। अब ये बॉडी जो गवर्निंग काउंसिल है वो करती क्या है? बात ये आती है, ये बॉडी सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाती है, और जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं उन पे मिल के काम करती है। ठीक है, ये इसका काम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके नीचे क्या होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, एक सीईओ होता है, और एक फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं, जो करंट में वाइस चेयरपर्सन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन, वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी। ठीक है, ये अभी अपने वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। और अभी जो सीईओ है वो कौन है? निधि छिब्बर। ठीक है, ये अपनी जो सीईओ हैं वो हैं। इससे पहले कौन थे? तो जो इससे पहले जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? सुमन बेरी, आपने सुना होगा। ये भी चेंज हुए हैं। उसके बाद जो सीईओ थे इससे पहले, निधि छिब्बर से पहले, वो थे BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो हमने पहले वाले भी देख लिए। अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए कि ये कौन रिप्लेस करके बना है अभी, तो आपको वो भी आइडिया हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं फुल टाइम मेंबर। तो फुल टाइम मेंबर क्या होते हैं? ये अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से लगा लो, हेल्थ से लगा लो, साइंस, इकोनॉमी, और जो भी पब्लिक पॉलिसी जैसे एरियाज़ में गवर्नमेंट को इनपुट देते हैं, वो इसके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। आ गया समझ में? पहले चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके मेंबर होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके नीचे क्या होता है? वाइस चेयरपर्सन होते हैं, सीईओ होते हैं, एंड फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। वाइस चेयरपर्सन मैंने बता दिया कौन है अभी, करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी। एंड जो सीईओ हैं अभी वो कौन है? निधि छिब्बर। और जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो कौन होंगे? वो मैंने बता दिया, अलग अलग एरियाज़ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि
इसका मतलब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, इसका काम क्या है, क्या करता है नीति आयोग। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, नहीं, ये गवर्नमेंट को आइडियाज़, रिसर्च पॉलिसी के ऊपर मतलब सजेशन देता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना होता है, गवर्नमेंट को ही एग्जीक्यूट करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, गवर्नमेंट को आइडियाज़ और पॉलिसीज़ जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये मैं आपको ऊपर डिटेल में पढ़ा चुकी। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, अब इसका मतलब क्या है, अब जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको एक हेल्दी कंपटीशन के लिए इंकरेज किया जाता है। जैसे किस किस फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। कौन बेहतर परफॉर्मेंस निकालता है, तभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैं करा चुकी कि वो स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, ये नीति आयोग है ना, तो ये इसी में देता है। हेल्थ सेक्टर में मैं बताऊंगी अभी कौन कौन सी परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है नीति आयोग, ताकि एनकरेज हो सके कि देखो उस स्टेट ने, मान लो फॉर एग्जांपल उत्तराखंड ने बेहतर करा है हेल्थ में, तो जो और स्टेट हैं वो भी देख के रिवॉर्ड दिया जाता है उनको, वो भी देख के एनकरेज होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और अच्छा काम कर सकेंगे। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये कैसी होती है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन और फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं उनको वो प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और इवेल्यूएट करती है, ठीक है। ये बॉडी नीति आयोग गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है उनको इवेल्यूएट करना और उनको ट्रैक करना। अब इनोवेशन प्रमोशन, सीधी सी बात है, क्या होता है इनोवेशन प्रमोशन, नए आइडिया, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, इन सबको बढ़ाना, इन सबको इनोवेट करना, ये सब, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो नीति आयोग है उनके परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या क्या हैं और इसके फ्लैगशिप प्रोग्राम मिशन कौन कौन से हैं। अब कौन कौन सी जो इंडेक्स है वो निकालता है नीति आयोग। SDG इंडेक्स पढ़ा चुकी डिटेल में, हेल्थ इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये सब को निकालता है नीति आयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीधा पूछ लेगा कि ये इंडेक्स इंडिया में कौन सी बॉडी निकालती है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा नीति आयोग, तो याद रखना नीति आयोग ही निकालती है। कोई मिनिस्ट्री दे देगा, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स के बारे में दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये निकालती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका इन सब रिपोर्ट्स का जो इंडेक्सेस का जो आंसर है वो नीति आयोग होगा, तो ये अच्छे से याद कर लेना। अब इसके फ्लैगशिप मिशन हैं वो कौन कौन से हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ये आते हैं करंट का पार्ट है ये। जब मैं करंट कराऊंगी, अगर मैं कवर कराऊंगी तो मैं उसमें ये आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। अब एक बार जो इंडेक्स हैं वो एक बार यहीं पे देख लेते हैं, ताकि मेरे को अलग वीडियो ना बनानी पड़े, ठीक है। यहीं पे कवर कर लेते हैं। देखो ये मैं आपको पढ़ा चुकी, जब SDG की जो मेरी एक वीडियो है वो आप देख लेना, इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी। बस एक पॉइंट बताना था मुझे, जो यूपी की रैंक है वो 18th है और इसने स्कोर कितना करा है, 67, ठीक है। टॉप किसने करा है, उत्तराखंड ने करा है, और लोएस्ट बॉटम बिहार। ये सब मैं अपनी उस वीडियो में करा चुकी। अब हेल्थ इंडेक्स के बारे में देखते हैं। अब इसमें ना एज सच ऐसे नहीं आता कि कौन स्टेट टॉप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है ना वो नहीं आती। ये इसका जो पीछे का डाटा देखा गया है वो एनुअली रिलीज़ नहीं होता, तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसको ये याद रख लेना आप कि हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है इंडिया में, वो नीति आयोग करता है, ठीक है। अब ऐसे ही इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें क्या है, ये स्टार्टअप के एनवायरनमेंट को मेज़र करता है कि उसमें कितनी इनोवेशन हुई है स्टार्टअप्स में, ये सब बताता है। और जो इसमें टॉप करा है वो किस स्टेट ने करा है, कर्नाटका ने, ये आप याद रखना, ठीक है। ये कर्नाटक ने यहाँ पे टॉप करा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। अब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें टॉप किसने करा है, महाराष्ट्र ने, ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट की बात है कि कौन सा
जो स्टेट है एक्सपोर्ट के लिए कितना प्रिपेयर है, ठीक है, वो देखा जाता है। उसकी पॉलिसी कितनी एक्सपोर्ट के लिए अच्छी हैं वो देखी जाती हैं। तो सबसे टॉप किसने कराया इसमें? महाराष्ट्र ने, फिर नंबर आया तमिलनाडु का, फिर गुजरात का। और हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी 4th पे रहा है। तो इसमें आप याद रख लेना, यहाँ पे 4th पे रहा है और यहाँ पे 18th नंबर पे रहा है विद स्कोर 67। ठीक है, ये हमें अब इतना हमने कवर कर लिया। ये बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ, नीति आयोग से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ के नहीं आने वाले हो, ट्रस्ट मी। अब देखो ये करंट जो फोकस एरिया हैं वो क्या क्या हैं। विकसित भारत एट 2047, इसका मतलब क्या है कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक। ठीक है, AI बेस्ड गवर्नेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आधार, UPI और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म जैसी सिस्टम है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। SDG ये हम डिटेल में पढ़ चुके, इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेते हैं। देखो हम कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। हालांकि ये मेंस का पार्ट है लेकिन एक समझ बननी ज़रूरी है ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को मतलब सोल्व कर पाओ। ठीक है, एलिमिनेशन लगा के जब आप एक टॉपिक को पूरे डिटेल में करते हो तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक होने के। तो इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। ये देखो एडवाइजरी नेचर का है, मैंने बताया ना, ये एडवाइस कर सकता है, सिर्फ नीति आयोग रिकमेंडेशन दे सकता है, ये बाइंडिंग नहीं होता। इसके जो ऑर्डर्स हैं, ये जो भी पॉलिसीज सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को, वो बाइंडिंग नहीं है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है ये मानना इसकी पॉलिसीज़ को और नहीं। तो एडवाइजरी नेचर है इसका। अब प्लानिंग कमीशन में क्या था, प्लानिंग जो कमीशन था वो उसके पास ये अधिकार था, वो फाइनेंशियल एलोकेशन भी देता था। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ये डायरेक्टली स्टेट को फंड नहीं दे सकता। ठीक है, अब थर्ड क्या है, लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। ये सिर्फ पॉलिसीज सजेस्ट करता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का जो काम है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही करते हैं, इसका काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बता सकता है ये पॉलिसी है, ये एक एडवाइस है, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है वो लेंगे उस एडवाइस को या नहीं। ठीक है, अब एक रिवीजन देख लेते हैं। जो नीति आयोग कब बना था, 2015 में, टू बी स्पेसिफिक 1 जनवरी। ठीक है, क्रिएटेड बाय कैबिनेट रिजोल्यूशन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्शन में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी लॉ से बनी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये नहीं, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर, और इसने किसको रिप्लेस करा था, प्लानिंग कमीशन को। इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।